आज हम देखेंगे पॉलिटी के जो क्वेश्चन सीडीएस एग्जाम में अभी तक जो आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न, ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, ना किसी बुक से ना किसी से, जैसा पेपर आया है वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको व्याख्या मिलेगी, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इजीली आपका आंसर ये पता पड़ जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है? ये चार ऑप्शन में इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो संविधान है, कौन सा है जो वर्णित नहीं है, यानी कि आपात के रूप में भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता है कि हाँ भारत में है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आधार पर आपातकाल, ये भी हमारे भारत में इसकी प्रक्रिया है। हाँ, और सी वित्तीय आपातकाल ये भी है। तो 352 से 360 तक ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा, मगर आपको कहीं भी स्वास्थ्य आपातकाल का जिक्र नहीं मिलेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा वर्णित नहीं है, तो नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है? आपको नहीं है बताना है। यदि यानी कि किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। ए बी भारत की संचित निधि से बाहर धन का विनियोजन और स्थानीय प्रायोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण। डी भारत की जो संचित निधि या भारत की जो आकस्मिक निधि है उसकी अभिरक्षा। तो आपको ये बताना है कि जो धन विधेयक है उसमें कौन सा जो उपबंध है वो जो उपबंध है वो संबंधित नहीं है। तो चलिए, जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय प्रायोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण। ये जो तीन है ना, ए बी और डी, ये किसी भी धन विधेयक में होना, जब ये तीनों होंगे तभी कोई धन विधेयक होगा। इनको देखें, किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, ये भी ये होगा तो वो धन विधेयक होगा। बी भारत की जो संचित निधि से बाहर धन का विनियोजन, ये। और डी भारत की जो संचित निधि या भारत की जो आकस्मिक निधि है उसकी अभिरक्षा। चलिए, धन विधेयक के बारे में देखें। अनुच्छेद 110 स्पष्टीकरण कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि, ये आपको अगर उसमें पॉइंट मिलते हैं तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। नंबर एक, क्या इस जुर्माना का अधिरोपण करता हो, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर या अर्थदंड का प्रावधान करना। अब आप खुद सोचिए कि अगर स्थानीय प्राधिकारी जो निकाय है उनका अगर प्राधिकार करने लगेगा तो धन विधेयक कभी बन ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? तो जुर्माना का अधिरोपण करता हो, और अगर ऐसी बात मिलती तो वो डेफिनेटली धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगा। दोनों को याद रखें, जुर्माना का अधिरोपण करता हो या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर या अर्थदंड का प्रावधान करता हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है? प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। नंबर दो, रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। जो प्राक्कलन समिति है, ये बता पूछ रहे हैं, जो प्राक्कलन समिति है वो संसद की एक तदर्थ तदर्थ समिति है। नंबर दो, रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। आपको नीचे विकल्प दिए हुए हैं, सही कूट का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, केवल सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो, यानी कि प्राक्कलन समिति एक तदर्थ समिति है। गलत है, तदर्थ समिति नहीं है। और रेल अभिसमय समिति संसद की स्थायी समिति नहीं, अस्थायी समिति है। ठीक।
चलिए इसके बारे में देख लीजिए डिटेल में। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नियुक्त की जाती हैं। जो तदर्थ समितियां होती हैं वो किसी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नियुक्त की जाती हैं। जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रेल अभिसमय समितियां संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि प्राक्कलन समिति भी संसद की एक स्थायी समिति है। अब आपको ऊपर एक बार ऑप्शन पे चलते हैं, कौन कौन से थे। प्राक्कलन समिति संसद की तदर्थ समिति है? नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, प्राक्कलन समिति संसद की एक स्थायी समिति है, ठीक है। जो प्राक्कलन समिति है वो संसद की एक स्थायी समिति है। और रेल अभिसमय समिति संसद की एक कौन सी है, तो इसको देख लें। जो रेल अभिसमय समिति है वो संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं। तो तदर्थ समिति है रेल समिति, ठीक है। प्राक्कलन समितियां देख लें। गठन 1950 में होता है। तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पे इसका गठन होता है प्राक्कलन समिति का। लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य इससे लिए जाते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य इसमें नहीं आता है। और अध्यक्ष इसका, अगर इसका पूछा जाए तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। जो भी ओवरऑल मंत्री होते हैं वो इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। और सरकार के अगर व्ययों का अनुमान की जांच पड़ताल, प्रमुख कार्य इसका प्राक्कलन समिति का वो है सरकार के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल। भैया वो तो करेगा ही, जिसका अध्यक्ष है वो ही विपक्ष का सदस्य है, तो वो तो अपोजिट पार्टी की जांच पड़ताल तो करेगा ही। तो इसको ऐसे ध्यान रख लें। प्राक्कलन समिति ओवरऑल विपक्ष के हाथ में होती है समझो। और इसमें लोकसभा के 23 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? नहीं है आपको बताना है। इसमें 3 है, एक नहीं है। तो भारतीय समाजवाद का भारतीय रूप, तो लोकतंत्री समाजवाद, उग्र समाजवाद, समुदायवादी समाजवाद और नेहरूवादी समाजवाद। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक समाजवाद भारतीय रूप नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उग्र समाजवाद। उग्र समाजवाद एक भारतीय रूप नहीं है। और ये लोकतंत्री समाजवाद, सामुदायिक समाजवाद और नेहरूवादी समाजवाद ये भारतीय रूप हैं। समाज यानी कि समाजवाद का भारतीय रूप है ये तीनों। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। एकल नागरिकता और व्यापक संघ की समवर्ती सूची। आपको ये बताना है कि कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इसकी जो अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है वो ए, यानी संबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने की एक सहमति हुई। और ये 3 हैं वो एक भारतीय संघवाद की अभिलक्षणिक विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, एकल नागरिकता, व्यापक संघ और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है या हैं? नंबर 1, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिमयता और बिना शस्त्र इकट्ठे होना। नंबर 3, संपत्ति का अर्जन और निपटान करना, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र से आना जाना। आपको बताना है कि भारत के संविधान में यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है या हैं? तो नीचे दिए कूट है केवल 1 और 2, बी 1, 2, 3 और 4, सी केवल 4, डी 1, 2 और 4। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही आंसर होगा। यानी कि
अगर हम 3 को एलिमिनेट कर दें और 3 को और छोड़ दें तो भारतीय यानी कि संपत्ति का अर्जन और निपटान ये नहीं रखा है मूल अधिकारों में। तो ये 3 है, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अर्जन और निपटान करना, और भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना और जाना। अनुच्छेद 19 में संपत्ति के अर्जन का निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और केवल आजीविका अर्जन के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। केवल आप अपनी आजीविका के लिए कार्य अर्जन के लिए कार्य कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता, जिससे आपका दैनिक जीवन सही से चल सके। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में पूछ रहा है, तो सही नहीं है आपको बताना है। 3 सही है, यानी 3 आपको पॉजिटिव मिलेंगे, एक नेगेटिव, तो उसको आपको जज करना है। यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन करता है, यानी कि निर्वाचन आयोग। कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है, ऐसा बी। सी ऑप्शन है कि निर्वाचन आयुक्त है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डी और लास्ट ऑप्शन है कि किसी राज्य का राज्यपाल है यदि अपेक्षित हो। अगर किसी राज्य का जो राज्यपाल है, यदि वो उसकी इच्छा है, तो निर्वाचन आयोग की सहायक कर्मचारी वृत्ति यानी कि स्टाफ जो होता है निर्वाचन आयोग का, प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होंगे। अगर राज्यपाल किसी भी जो राज्य है, अगर उसमें उनकी इच्छा है कि निर्वाचन आयोग की जो सहायक यानी कि स्टाफ है उसमें जो कर्मचारी वृद्ध हैं, अगर प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य माने जाएंगे। अब आपको यह बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक है वो निर्वाचन आयोग के संबंध में सही नहीं है। चलिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कह रहा है कि कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है। ये बात गलत है। ए सी डी ये तीनों सही हैं, इनको आप फिर से देख लें। निर्वाचन आयुक्त के बारे में ये 3 बातें सही, कौन, ए सी और डी। यह भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन करता है, सही है। सी निर्वाचन आयुक्त है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल यदि अपेक्षित हो, अगर किसी राज्य का राज्यपाल अपेक्षित हो, अगर इच्छा है, तो निर्वाचन आयोग की जो सहायक कर्मचारी वृंद प्रदान करने के लिए स्टाफ प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होंगे। ठीक, आपको इसका आंसर पता पड़ गया कौन सा सही नहीं है, वो बी। अब चलिए निर्वाचन आयोग के बारे में देख लें। आर्टिकल नंबर 324 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा उसको नहीं हटाया जा सकता। एक बात आपको पता पड़ेगी, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर पद से हटाना है, तो उसी तरह हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हम हटाएंगे जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। परंतु किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता। अगर कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त है या प्रादेशिक आयुक्त है, अगर उसको हटाना है तो उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें फिर से देख लें क्या कमी थी कि कोई निर्वाचन आयुक्त है, कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है, नहीं। अगर कोई प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है तो उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है।
अगला देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्य का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सही है या है। नंबर 1 क्या कह रहा है, उद्देश्य का में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देश्य का में आरंभ में नहीं थी। जो अभिव्यक्ति है वो पूछ रहा है कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की जो आरंभ में उद्देश्य काम जब उद्देश्य का बनी तब इसका जिक्र नहीं था। आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही बात सही है। उद्देश्य का में प्रतिष्ठा की क्षमता और अवसर की समानता का उल्लेख है, और अभिव्यक्ति यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देश्य का में आरंभ में नहीं थी, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही बात सही हो जाएंगी। अगला देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 के क में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। नहीं है बताना है, 3 है वर्णित, इसमें एक नहीं है। तो राष्ट्रीय सेवा देना जब इसके लिए आहूत किया जाए, स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का परित्याग, एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना, अन्वेक्षण और सुधार की भावना विकसित करना। तो आपको ये बता, भारत के संविधान के भाग 4 के क में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। आपको मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य, अगर सारे मौलिक कर्तव्य पता हैं तो आपको इजीली आंसर पता पड़ जाएगा। चलिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना। जो एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति है उसको मान देना, उसका परिरक्षण करना, ये बात गलत है। जो ये गलत है और ये मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य में वर्णित कौन कौन सी, राष्ट्रीय सेवा देना, जब इसके लिए आपको आहूत किया जाए तो आप इसके लिए राष्ट्रीय सेवा दोगे। और सी और बी क्या है कि स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का परित्याग किया जाएगा। और डी है वो अन्वेक्षण और सुधार की भावना विकसित करना। आपको सी बिल्कुल गलत है, एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना, ये बात गलत है। हमारी संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, ये बात है। क्या है, जैसे ये ऑप्शन नंबर सी में एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जो सामसिक सामासिक सामासिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और सामासिक का अर्थ है कि मिश्रित, जब के प्रश्न में एकात्मक संस्कृति का उल्लेख है। तो एकात्मक संस्कृति नहीं, यानी कि मिश्रित संस्कृति। एकात्मक संस्कृति मतलब आप एक प्रेफर करोगे आप एक ही धर्म को या एक ही समुदाय को। तो सामासिक का अर्थ हो जाता है कि मिश्रित प्रश्न होना चाहिए, जबकि मिश्रित अगर संस्कृति होगी तो उसमें आप पूरे संपूर्ण भारत का आप कर्तव्य निभा सकते हैं। कि आप कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी किसी भी धर्म को मान रहा हो, तो आप मिश्रित होना चाहिए था, ना कि एकात्मक। ठीक है, तो ये इसलिए गलत है कि अगर हम मिश्रित राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना ऐसा होता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। तो आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ने चाहिए अगर आपको ये प्रश्न गलत हुआ हो तो। मौलिक कर्तव्य को थोड़ा ब्रीफली देख लें जल्दी से। और अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। संविधान के अनुसार आपको बताना है। संघ की कार्यपालक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति से इतर प्राधिकारियों को प्राकार्य कार्य कर सकती है। संसद है वो विधि द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति से इतर प्राधिकारियों को प्रकार्य प्रदान कर सकती है। सी कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों और सभी राज्य विधानमंडलों के साथ के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता
है। भारत का जो राष्ट्रपति है संसद के सभी सदस्यों और तथा सभी राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। और डी कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुकने पर उस पद पर दूसरी पदावधि हेतु निर्वाचन के लिए पात्र होगा। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको अगर सही से राष्ट्रपति आपने अगर सही से पढ़ा हुआ तो आप इजीली आंसर निकाल ही लेंगे। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रधान यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो आपको निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं पता है तो आपका इजीली गलत ही होगा, कम चांस है आपका गलत होगा। तो आपको तो अगर राष्ट्रपति के बारे में ब्रीफली थोड़ा जल्दी से देख लें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसे होता है। तो निर्वाचन से सवाल आ ही जाता है, चाहे पीसीएस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो। तो थोड़ा जितना हो सकता है उतना बता रहे हैं कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्य विधानमंडल नहीं, राज्य का विधानमंडल नहीं इसमें भाग लेता। राज्य विधानसभा, विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों, जबकि सभी राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। देखिए सभी जो भारत में जो राज्य हैं 28+8 उन 28 अगर राज्यों को हम ले लें तो उनमें विधान परिषद नहीं है, सब में 6 में है विधान परिषद। और अगर हम ऐसा करेंगे कि सभी अगर विधान परिषद भी लेंगी विधानसभाएं लेंगी तो उन 6 राज्यों का थोड़ा ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जो 6 राज्य हैं यानी जिनमें विधान परिषद है उनका थोड़ा ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। और ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो जिनकी इन रूरल जो ये एरिया जो ये 6 राज्य हैं उनमें अगर जिसकी सरकार है वही अगर केंद्र में सरकार बनाना चाह रहा है तो उसको इजीली थोड़ा वोट अच्छा मिल जाएगा क्योंकि उसकी वहाँ भी सरकार है। तो ऐसा नहीं होता कि राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि राज्य विधानसभा, राज्य की जो विधानसभाएं लेती हैं वो उनमें भाग लेंगे, ना कि राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती हैं, जबकि कोई कोई राज्य हैं उनमें विधान परिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है और संसद को विधि बनाकर कार्यपालिका की शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति संसद विधि बनाकर जो कार्यपालिका की शक्तियां उनको निर्धारित कर सकती है। और अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन होने का प्रावधान होगा। तो आपको गलत पता पड़ गया होगा कि गलत कैसे हुआ कि राष्ट्रपति भारत का जो राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों और सभी राज्य विधानमंडल नहीं सभी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से मिलकर वो निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें? आर्टिकल 78 यानी कि आर्टिकल 78, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 81। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 78 कहता है कि भारत के संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद वही राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है सॉरी भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। तो आर्टिकल 78 के अनुसार। ठीक, आर्टिकल 78 देख लें। राष्ट्रपति को जानकारी देने यदि आदि से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। आर्टिकल 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित जो भी निर्णय लिए गए हैं वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचित करें। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए।
आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी एवं मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के रूप उत्तरदायी होंगे। और आर्टिकल 81 है कि लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकल 81। तो आर्टिकल देखो 78 आपको पता पड़ेगा, राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य होंगे कुछ। और अगर मंत्रिपरिषद जो भी संघ के प्रशासन और कानूनों के संबंधित प्रस्ताव निर्णय लेती है तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करना। आर्टिकल 78। और आर्टिकल 74 आपको पता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। और आर्टिकल 75 कहता है जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होगी, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। और आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 550 निर्धारित की गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? भारत की सभी कार्यपालिका कार्यवाहियां जो भारत सरकार की सभी जो कार्यपालिका कार्यवाहियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। आपको सही नहीं है बताना है। और आपको 3 सही है और एक डिफरेंट है, तो उसको बी है कि भारत का जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करता है बशर्ते वह उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मंत्रिपरिषद हैं वो मंत्रियों की जो टोटल संख्या, जो टोटल मंत्री हैं वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं हो सकती। डी कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा ली गई, जो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा ली गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही नहीं है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी, ऐसा गलत है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान है। 15% होनी चाहिए। आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए। अब भारत सरकार की सभी कार्यपालिका जो कार्रवाइयाँ हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। पहला सही है, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। और बी, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत के महान्यायवादी का निर्वाचन नहीं होता है, क्या होती है? नियुक्ति होती है। बशर्ते नियुक्ति जब होगी वह उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो। और सी, मंत्रिपरिषद में ये जो गलत था उसको हम सही करेंगे। सी, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं, 15% से अधिक नहीं हो सकती। डी सही है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई यानी कि मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। ठीक। अब आपको ये कुछ 91वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मंत्रियों का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं रखा गया। राज्यों के संबंध में भी, और हालांकि छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 सदस्य निर्धारित किए गए, हालांकि जो छोटे राज्य हैं उनमें न्यूनतम 12 सदस्य निर्धारित किए, कम से कम 12 सदस्य। और कहीं कहीं अपवाद है, तो जहाँ सीटी कम है तो वहाँ तो हो ही सकता है सिक्के में। अगला प्रश्न देखिए, यह मुद्दा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के
अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है? निम्नलिखित में से किस एक बात में निर्णित किया गया था कि 377 जो भारत की जो आईपीएस की जो धारा है वो अनुच्छेद 21, 14 और 15 को उल्लंघन करती है? किस किस बात में कहा गया ये बात? श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, बी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, सायरा बानो बनाम भारत संघ, डी नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य। आपको बताना कि किस बाद में ये बात बोली गई कि जो धारा है 377 वो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं 3, 21, 14 और 15 इनका उल्लंघन करती है? तो ये कहा गया डी, यानी कि नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य। इसमें कहा गया था नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार 2009 में ये बात हुआ और दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को संवैधानिक मान्यता धारा 377 और अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विरुद्ध मानते हुए इसके एक भाग को खारिज कर दिया जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। ठीक, तो ये नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी याद रखें। इससे 14, 15 और 21 का उल्लंघन होता है इस बात के अनुसार। और श्रेया सिंगल बनाम ये संघ 2015 हुआ। इसमें आईटी एक्ट की धारा 66A अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 आईटी एक्ट की जो धारा है 66A, इसका ये अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध हुआ है। और ये बात था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, ये कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निर्देश हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निर्देश। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, ये 3 तलाक गैर कानूनी के रूप में लाए गए। ये 3 तलाक हैं वो एक गैर कानूनी है। ये बात बोली गई सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट का अर्थ है वो जो आपके पास शरीर है? नंबर ए हैविस कॉर्पस, बी मैंडेमस, और सी सार्सियोरोरी, और डी क्यो बारंटो। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट का जो अर्थ है वो है? तो रिट एक शाब्दिक अर्थ है उसका, वो है वो आपके पास शरीर है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है? चलिए, जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैवियस कॉर्पस है वो एक रिट का अर्थ है, यानी कि आपके पास शरीर है। इसके बारे में देखें कि हैवियस कॉर्पस है वो एक बंदी प्रत्यक्षकरण है। ये 4 प्रकार की रिट हैं, तो चारों प्रकार की रिट आप इकट्ठी एक साथ देख लें। पहला है कि हैवियस कॉर्पस, ये एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और नंबर 2 है वो है मैंड मैम, ये प्रतिच्छेद के ऊपर है वो रिट है। रिट बोल लो या फिर प्रत्यक्षीकरण है वो बोल लो। तो नंबर 3 है वो है सार्स्योरारी उत्प्रेषण। और जो चौथा है वो है वो क्यो वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद है वो कोई व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा? इस सूक्ति को निरूपित करता है, यानी कि एक यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जा सकता। ये एक सूक्ति है, वो किसके द्वारा निरूपित किया करता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए है ऑत्रे ऑत्रेपवा एक्टिव, बी नॉन बिस इन आइडेम, और सी ऑत्रेपवा कन्वेक्ट, और डी है ऑडी ऑल्ट्रैम पोर्ट्रैम। तो चारों में से एक जो कथन है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जा सकता, एक सूक्ति है, वो किसे निरूपित करती है? तो वो निरूपित करती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑडी ऑल्टेरम पोर्ट्रैम। इसके बारे में देखिए, ऑडी ऑडी ऑल्ट्रैम यानी कि पार्ट्रैम दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यानी कि निष्पक्ष सुनवाई ऐसे बोलते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, ऑडी ऑल्ट्रैम पार्ट्रैम यानी कि दूसरे पक्ष की सुनवाई की सुना जाना, यानी कि निष्पक्ष सुनाई।
सुनवाई नॉन बिस इन आइडम यानी कि दोष सिद्ध व्यक्ति को पुनः उसी मामले के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। अगर कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है उसको उसी के यानी कि जो जिस कारण से वो दोष सिद्ध हुआ है उसी मामले के लिए वो अभियोजित नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति को, उसे बोले नॉन विश इन आइडम। औत्रेपवा औत्रेपवा एक्टिव, तो ये एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलती है। और अगला देखें औत्रेपवा, ये औत्रेपवा कन्विक्ट, एक ही अपराध के लिए अलग अलग अदालतों में मुकदमा नहीं किया जा सकता। जिस ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई अपराध है आपको किसी भी न्यायालय में अगर आपने याचिका डाल दी है, रिट डाल दी है, उसका जब तक कंक्लूजन, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप अलग अलग अदालतों में उसका उस जो भी वो है जैसे जो भी आपने अपराध किया उसके मामले में आप अलग अलग नहीं रिट डाल सकते अलग अलग अदालतों में। चलिए अब अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको तीन कथन है, एक चार कथन है, चार में से आपको तीन बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, एक नेगेटिव मिलेगा। वो किसके बारे में, वो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। वो आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। ए, लोकसभा का सदस्य न रहने पर, अगर लोकसभा का सदस्य न रहने पर वह पद खाली कर देगा, ठीक, अध्यक्ष, ठीक है। बी, वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर त्याग कर सकता है। सी, उसे सदन के सभी तत्समय सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली रहते समय उस पद के कार्य लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपको चार ऑप्शन है, तीन आपको मिलेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में सही हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट वो ज़्यादा हैं, ना कि नहीं वाला। नहीं वाला तो अभी के लिए सही हो जाएगा, मगर आपको ये तीन पॉइंट हैं वो उससे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी देंगे, अतिरिक्त जानकारी भी देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी कैसे हो जाएगा, वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिख कर त्यागपत्र दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये आपस में अपने जो अपना जो त्याग पत्र है वो आपस में एक दूसरे को देते हैं, ठीक। तो आपको चारों पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट हो गए लोकसभा के बारे में। देखिए लोकसभा के बारे में पहला है कि लोकसभा के सदस्य न रहने पर वह पद खाली हो जाएगा। जैसी बात है कि अगर लोकसभा का सदस्य है तभी वह लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक। लोकसभा का जब सदस्य ही नहीं है तो अध्यक्ष कैसे बन जाएगा, ठीक है। बी, वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को, भाई राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देगा, वो त्यागपत्र देगा उच्च लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक। दो दो पॉइंट आपको मिल गया सही लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तीसरा, उसे सदन के सभी तत्समय यानी कि उसी समय सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के संकल्प, लोकसभा का जो पारित है उस संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक। हटाने की प्रक्रिया पता पड़ गई। और आखिरी आरोप डी, लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली रहते समय उस पद के कार्य लोकसभा का उपाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे, ठीक। चार बात आपको पता पड़ गई। लोकसभा देखिए अनुच्छेद 94 यानी 94, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो 94 ऐसा कहता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र अगर देना चाहता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में संशोधन हेतु, अगर भारत के संविधान में संशोधन हेतु किसी विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको तीन सही मिलेंगे, एक नेगेटिव मिलेगा। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है, अगर किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना है तो आप किस प्रक्रिया से करेंगे, उसमें से किससे नहीं करेंगे वो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। नंबर ए,
यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के सबऑर्डिनेट पार्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 368 का भाग दो नहीं बोलेंगे, या इसका जो सब क्लॉज है उस दो, उसके द्वारा नियंत्रित होता है, 368(2) के द्वारा। ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। बी, भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक, विधेयक यानी बिल पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है। डेफिनेटली नहीं है कि लिया ही जाएगा, ऐसा बी। सी बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक या प्रस्ताव का उपक्रमण नहीं कर सकते। और डी, भारत के संविधान में संशोधन हेतु भारत के संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए, जो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, संयुक्त बैठक का आश्रय नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, इसके डिटेल में इसका व्याख्या देख लें। देखो, 368 का 2, ये तो पहला तो वाला तो सही था, बी गलत है, सी सही था और डी सही था। चारों ऑप्शन को भी देखेंगे। 368 क्या कहता है, इसको देख लें कि इस संविधान के संशोधन का जो आरंभ हुआ वो संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकता है। यानी कि इसमें कोई भी सदन डिफाइन नहीं किया कि पहले इसमें जाएगा उसमें जाएगा, अगर कहीं ऐसा बोलता है तो वो डेफिनेटली गलत है। ठीक, यानी कि इस संविधान में अगर संशोधन करना है तो आरंभ संसद के किसी भी सदन यानी इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकता है, पूरा स्थापित किया जाएगा। और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में, दो सदन, प्रत्येक जो सदन होते हैं उसमें उस सदन की कुल सदस्य संख्या के, टोटल कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। ठीक है, अब जो सही थे उनको देख लें, यानी पहला तो सही था, भारत के संविधान के, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के सब आर्टिकल 2 द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, बी गलत था, वो इसलिए करता है कि भारत के संविधान में संशोधन लाना कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का कोई आश्रय नहीं लिया जाता। वो दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनके कुल सदस्य संख्या का और उसमें जो मत दें, जो उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, बी वाला जो गलत था उसको सही बता दिया। सी सही है, यानी कि राज्य जो विधानमंडल है वो भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या प्रस्ताव का उपक्रमण नहीं कर सकते। जो राज्य के जो विधानमंडल हैं वो भारत के जो संविधान संशोधन होता है उसके लिए विधेयक या प्रस्ताव का उपक्रमण नहीं कर सकते। और डी, भारत के संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि उस पर वो बाध्य ही होंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक अनुसरण लिया जाता है। देखिए, आपको वैसे सिंपल सवाल है। पहला है केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व, केवल फर्स्ट यानी फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो इसमें से जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस पद्धति से किया जा सकता है या किया जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी में क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है। अगर इससे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर 55 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और देखिए, CDS 2021 में जो सवाल पूछे गए
देखो CDS 2021 में जो पॉलिटी के सवाल पूछे गए उन्हीं को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगले में जो हम करेंगे वो CDS के ही एग्जाम में जो हिस्ट्री के पूछे गए उनको करेंगे। तो डेफिनेटली है कि जो इसकी व्याख्या से और इस प्रश्नों से स्टेट PCS में इजीली सवाल बन सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए। देखिए इनका जो जैसे वो आंसर की था वो भी है 2021 वाला। फिर देखिए पहला जो 2021 में बना पॉलिटी से सवाल वो ये बना कि संसद में निर्णायक मत, जो संसद में निर्णायक मत होता है उसके बारे में आपको बताना कि कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या ऑब्लिक है। पहला है कि अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति यह मत देता है। अध्यक्ष अथवा, अध्यक्ष को मान लो, या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति यह मत देता है। निर्णायक मत पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि किसी पे बहस हुआ तो उसमें 50-50 जो मेंबर हैं वो एक ही बिल पे 50 इस पे 50 उस पे, तो जब बराबरी का मामला हो जाता है तब निर्णायक मत कौन देगा। सीधी बात है, ये पूछ रहा है कि निर्णायक मत तब कौन देगा, तो अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत देता है, यानी कि जिस तरफ 50-50 होगा तो उस तरफ मत वही देगा अध्यक्ष, या जो पूछ रहा है कौन देगा, तो जिस तरफ वो दे देगा वो वाला बिल पास हो जाएगा। नंबर 2, प्रथम बार मतदान के अतिरिक्त यह मत दिया जाता है। प्रथम बार मतदान के अतिरिक्त यह मत दिया जाता है। 3, मत बराबर होने की दशा में यह मत दिया जाता है। 4, यथा स्थिति बनाए रखने के लिए यह बनाने के लिए हमेशा यह मत दिया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही कूट का प्रयोग करके बताना है आपको कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 3, सी 2, 4 और डी केवल 3। कौन सा हो सकता है? चलिए इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 के बारे में देखेंगे, 1 और 3 यानी कि ये सही है। अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत देता है। निर्णायक मत कौन देगा? अध्यक्ष, ठीक। और 3 क्या है कि मत बराबर होने की दशा में यह मत दिया जाता है। तो ये बात सही है कि जब मत बराबर होंगे तभी निर्णायक मत दिया जाएगा, ठीक। एलिमिनेशन के मेथड से ही अगर एक, देखो एक तो सही था ही, तो ऑप्शन सी और डी तो कट ही जाता। अब ए और बी बचे, ए और बी में 50-50 चांस है। तो आप, अगर आपको डेफिनेटली पता था तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। अगर दूसरा जो गलत है वो क्यों? प्रथम बार मतदान के लिए अतिरिक्त यह मत दिया जाता है। प्रथम बार, अब भाई प्रथम बार कैसे दिया जाएगा अतिरिक्त मत? पहले से मत कैसे डाल दोगे? निर्णायक मत, ठीक है। तो बी तो दो गलत था, तो दो को अगर आप एलिमिनेशन कर देते तो फिर भी हो जाता, क्यों? दो ए में है, बी में है नहीं, तो दो बी सही है, सी में है दो, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न, भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 22। तो आपको ये 4 आर्टिकल बताने, इनमें से बताना है कि विधि के समक्ष समता, राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ within the territory of India is guaranteed under which one of the following article of the Constitution of India। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से किस आर्टिकल के तहत ये बात की गई है। तो ये आर्टिकल यानी कि ऑप्शन नंबर ए के, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 के में ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधि की समक्ष समानता, समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी करता है। अगला प्रश्न देखिए, विधिक प्रत्यक्ष विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये कुछ थ्योरी यानी कि कुछ वो हैं जो विचारक बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स विचारक या कुछ। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? ए T.H. ग्रीन, बी थॉमस हॉब्स, जी जॉन ऑस्टिन और डी पैट्रिक डेवलिन। तो विधिक प्रत्यक्षतावाद किसका सिद्धांत है, या किस सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा
विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत विकसित किया गया? अब इनके बारे में देख लीजिए। जेरेमी बेंथम तथा जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित, जेरेमी बेंथम तथा जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित, एच एल ए हार्ट द्वारा विकसित पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, किसी विधिक प्रणाली में कोई विचार यानी कि नॉर्म वैध है या नहीं है, इस बात का निर्भर करता है कि उसका स्रोत क्या है, न कि उसके गुण दोष क्या हैं। अगर विधिक प्रणाली में कोई विचार करना है तो वैध है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो स्रोत है वो क्या है, न कि उसका गुण। स्रोत का होना सही या गलत होना वो तय करेगा कि वे जो विधिक प्रणाली में वैध है या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सम्मत में शासन की प्रणाली है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ है वो सम्मत से शासन की प्रणाली है? तो पहला है जॉन लॉक, बी जे एस मिल, और सी जेरेमी बेंथम, और डी जे जे रूसो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा सम्मत यानी कि लोकतंत्र का जो अर्थ बताया गया है, उनके द्वारा वो बताया गया है इस सम्मत में शासन की प्रणाली। तो ये किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा बताया गया है लोकतंत्र का अर्थ सम्मत से शासन की प्रणाली। जॉन लॉक टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। तीन विशेषता केंद्रीकरण की हैं, एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकता, बी एक रूपता, सी समृद्धि, डी स्वाधीनता। चलिए, जो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वाधीनता। स्वाधीनता वो केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। तीन विशेषताएं कौन कौन सी? राष्ट्रीय एकता, एक रूपता, दोनों याद हो जाएंगी। सी बिल्कुल इस एक दूसरे के समकक्ष यानी कि पैरेलल सी लग रही है, क्यों? राष्ट्रीय एकता और एक रूपता। और जो सी है वो समृद्ध। तो तीनों तीन है वो केंद्रीकरण की विशेषता हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तीन नीति आयोग के उद्देश्य एक नहीं है। यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचना उपलब्ध कराता है। कौन? नीति आयोग। ऐसा ऑप्शन नंबर ए, यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्यनीति सूचना उपलब्ध कराता है। अगला बी, यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है। सी, यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी करता है और उसका उन्मूलन भी करता है। और डी, यह अंतर्राज्य विवाद के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता यानी कि प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता यानी कि प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है, ये नहीं करता है। इसके तीन काम में ऊपर वाले कौन कौन से? यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा कार्य नीति सूचना का उपलब्ध कराता है। और बी, यह नीति के प्रमुख तत्व होते हैं उनको उपलब्ध कराने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है। और सी, यह कार्यक्रमों और कार्यान्वयन पर निगरानी करता है और उसका मूल्यांकन भी करता है। तो ये तीन उद्देश्य कौन ये नीति आयोग के हैं, चौथा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2015 भारत सरकार में नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की गई? तो ये तो आपको पता ही होगा, सीधा सीधा आंसर बताया जा रहा है इसका। योजना आयोग के द्वारा, इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। ये तो चलो हो गया। अब इस थोड़ा देख लीजिए नीति आयोग के बारे में, इसका गठन कब हुआ और कौन इसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष देख लें। चलो, इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का। और इसके पूर्ववर्ती योजना, इसके जो स्थान पर रिप्लेस योजना की गई है वो योजना, इससे पहले योजना आयोग था, इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं
और उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और हाल ही में इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो सुमन बेरी के नाम से उपाध्यक्ष बनाए थे। इससे पहले जो उपाध्यक्ष थे तो वो कौन थे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगला संचालन परिषद है। राज्यों के मुख्यमंत्री और जो संचालन करता है वो करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसका संचालन करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। पदेन सदस्यता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, बस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के। और क्षेत्रीय परिषद में अगर हम देखें तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। और तदर्थ सदस्यता अगर देखें तो प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे के से बारी से 2 पदेन सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भारत सरकार का सचिव यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। अगला देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 निम्नलिखित में से किसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति देता है? किसको देता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। वो अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति देता है। किसको? संसद को। आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कर सकती है। कौन? संसद, ना कि उच्चतम न्यायालय बोल देगा, प्रधानमंत्री बोल देगा, राष्ट्रपति बोल देगा, तो वो नहीं। संसद के द्वारा ही हम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हम एक उच्च न्यायालय बना सकते हैं। साधारण विधेयक के माध्यम से ये काम होगा, वो साधारण विधेयक के माध्यम से होगा, सिंपल मेजॉरिटी। संसद में किसी सामान्य यानी कि अगर संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? सामान्य विधेयक को, ठीक है, संसद में। ए, यह कि विधेयक पर विचार किया जाए। यह कि जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए। यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए। विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधेयक को हम किसी दूसरे की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए। यानी कि अगर संसद में विधेयक आया तो दोनों, अगर लोकसभा के पास आया है तो लोकसभा के पास जब तक पारित नहीं हो जा सकता तब तक राज्यसभा किसी अन्य, देखो जो लाएगा वो पहले कहाँ ले जाएगा, वो विपक्ष ये दूसरी साइड ले जाएगा। जैसे लोकसभा कोई विधेयक लाती है तो सबसे पहले कहाँ ले जाएगा? राज्यसभा में, क्योंकि उसके पास तो पास हो ही जाएगा जब वो ला रही है। तो जब तक दूसरा सदन पास नहीं कर देता तब तक हम किसी संयुक्त समिति के पास उसको हम भेज नहीं सकते। ठीक है, ये सही है कि यह विधेयक है, वो विधेयक पर विचार किया जाए, विधेयक पर विचार करना। ओके, जनता की राय प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए। और यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए। अब भाई प्रवर समिति को अब जब ही भेजोगे जब वो सदन पास करेगा। संसद के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? तो ऑप्शन नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, और डी शिक्षा का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसे विलोपित किया गया? तो वो ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को विलोपित किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संविधान प्रकार जो समीक्षा आयोग होता है वो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के अध्यक्ष कौन थे? तो ए न्यायमूर्ति एम वेंकट चलैया, और बी न्यायमूर्ति जी.एस. वर्मा, और सी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और डी न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचेलैया। ये राष्ट्रीय संविधान प्रक्रिया समीक्षा आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष थे। 2000 में ये अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। केंद्र राज्य संबंध पर पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समय अवधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है। जो केंद्र राज्य संबंध एवं पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समय अवधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है, तो वो की है यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 6 माह के भीतर। पूर्व सीजेआई मदन मोहन पुंछी आयोग के अध्यक्ष थे। अगर पुंछी आयोग के अध्यक्ष पूछे तो पूर्व सीजेआई मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता थे। केंद्र राज्य संबंधों के लिए ये लाया गया और इसका गठन किया गया वो 2007 में इसका गठन किया गया। सही आंसर को थोड़ा देख लें कि ये 6 माह के जो आयोग संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समय अवधि, तो वो 6 माह की। ठीक है। किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑब्लिक से सही है ऑब्लिक है। ए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन प्रस्ताव लाना होगा। बी, यानी कि सॉरी नंबर 2 कथन है, संसद द्वारा संशोधन करने के बाद, अगर संशोधन करने के बाद आधे राज्य द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक होगा। 3, विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो मतलब ऑप्शन है वो ए 1 और 3, बी 2, सी 3 और डी 2 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल तीन है वो सही है। 3 क्या कह रहे हैं कि विधान को संसद के दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। देखो बी तो आपको पता है संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक हो। भाई क्यों होगा? किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में कथनों में सही बताना है। तो आपको सी गलत हो गया, तो सी क्या 2 2 2। ठीक है, ये आपको देखना था। चलिए इसके बारे में आर्टिकल 3 है, इसके बारे में आर्टिकल 3 में ऐसा कि बोल राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 3 को आप थोड़ा ब्रीफली तरीके से पढ़ लें। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। जो पंचायत है उसकी जो सभी सीटें वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है। और नंबर 4, भारत के सभी राज्यों में पंचायतों को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। 1 और 4, 1 2 3, 2 और 3, 2 3 4। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 3। 1 2 3 क्या क्या कह रहा है कि पंचायत की सीटें वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। पंचायत की सभी सीटें हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। पहला सही है। बी, यानी कि 2, ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचन नामावली, जो ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचन नामावली होती है उसमें पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। और 3, पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के पंचायत के जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है। और 4 तो गलत है। 4 क्यों गलत? भारत के सभी राज्यों में पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो सभी राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है। यानी कि भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। और 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और 73वां कब हुआ था? 1973
93 में। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती इकाइयों के गठन की छूट दी गई। हाल ही में भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का गठन किया गया? उस टाइम का प्रश्न है। तो उस टाइम जो मंत्रालय गठन किया गया था तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहकारिता मंत्रालय का गठन हाल फिलहाल में, यानी कि सबसे इनमें से न्यूनतम अगर पूछा जाए तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। अगला प्रश्न, टोटलिटेरियनिज्म इधर देखिए बहुत ही तगड़ा प्रश्न, मतलब शब्द है ये टोटलिटेरियनिज्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये एक तंत्र और सत्तावाद के सदृश नहीं है। बी, यह व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेता है, किंतु यह व्यक्तित्व स्वतंत्रता नहीं छीनता। इसमें नागरिक समाज का उन्मूलन अंतर्निहित है। सामान्यतः एक दलीय राज्य के रूप में पहचाना जाता है। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ए है। यह एक तंत्र और सत्तावाद के दृश्य नहीं है, सदृश्य नहीं है। इसके बाद सर्वसत्तावाद और सर्वाधिकारवाद और समग्रवादी व्यवस्था, इनके बारे में देखें। उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं मानता। ठीक है, जो शासन कर रहा है वो अपनी कोई सीमा रेखा नहीं मानता है। लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित है। ऐसा शासन प्राय किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक समूह के नियंत्रण में रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक अशांति और डी सशस्त्र विद्रोह। आपको देखो पता होगा कि तीन जो शब्द हैं वो एक ही से रिलेट हो रहे हैं। कौन से? पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो तीन के अनुरूप में 352 राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं और तीन के सी के खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, सी यानी कौन सा? आंतरिक अशांति। अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्ष्य सही है या है? नंबर 1, संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उपबंधित है। 2, संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संवैधानिक शक्तियां निहित होती हैं। तो आपको ये बताना केवल एक सही है, 1, 2, 3 और 1, 2 और 3 और सी 1, 2 और 3 और डी 1, 2। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तीनों ही सही है। संविधान का जो संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है और संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 किसी विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संवैधानिक शक्तियां निहित होती हैं। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। इसने यह प्रस्ताव दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों के एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाए। और सी, जिससे किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा वह तत्समय
विद्यमान अपने संवैधानिक बंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। और डी, ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है क्रिप्स मिशन के तहत। तो सही नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर डी, इनके ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर सकती। भाई नहीं करेगी ना, कर सकती है, बोलेंगे कर सकती है तो नहीं करेगी। तीनों के तीनों सही है। कौन कौन से? ए यानी कि इसे मार्च 1942 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था और इसने यह प्रस्ताव दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और आखिरी जिस किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा वह तत्समय विद्यमान अपने संवैधानिक उपबंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में से कौन से कथन सही नहीं है? संविधान के 85वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। सही नहीं है बताना, ठीक है। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के बारे में उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है। उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता भारत के उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के जो संशोधन है वो 85वां नहीं 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और 3 तो सही हैं, उनको फिर देख लें। अनुच्छेद 22 में है कि निवारक निरोध के बारे में उल्लेख किया गया है और संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। और डी, उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता भारत के उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है? न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। 39वां, 40वां, 42वां और 44वां उन्मुक्त, यानी कि उसमें बताया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता, उद्घोषणा की गई थी। 39वां, 40वां, 42 और 44। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें यार निर्धारित नहीं किया गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसमें कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन के उन्मुक्त किया गया है, ये ऑफिशियल आंसर की में भी इसका डिफाइन नहीं हुआ है। भारत का संविधान वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र की गारंटी देता है। जो भारत का संविधान है वो वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्त निर्बंधों के अध्याधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किस में संबंधित हैं? मानहानि, शिष्टाचार अथवा नैतिकता, किसी अपराध के लिए उकसाना। आपको बताना एक सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी तीनों के तीनों ही सही हैं। अगर आप संविधान की वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कपितु उक्त निर्बंधों के अध्ययन है। ये निर्बंधन है कि मानहानि नहीं होनी चाहिए, शिष्टाचार अथवा नैतिकता होनी चाहिए, किसी अपराध के लिए उकसाना यानी इंसाइटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। निम्नलिखित संघीय व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में आपको बताना कौन सा सही नहीं है। संघीय व्यवस्था के रूप में, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है। आरंभ में सिक्किम को संघ के रूप में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। आरंभ में भारत के अनुच्छेद संविधान के आंध्र प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 का घ के अधीन विशेष उपबंध किए गए हैं। भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं, गलत है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व वो समान रूप से है।
आरंभ में सिक्किम को संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था आरंभ में, ठीक है। सिक्किम को संघ के रूप में नहीं किया गया था, ये बात सही है। सी, भारत के संविधान में आंध्र प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 का घ के अधीन विशेष उपबंध के लिए किए गए हैं। और डी और आखिरी, भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बनाता है। निम्न के अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कृषि आय का राज्य सूची का विषय है, जो कृषि है वो आय कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय, बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है, और वन समवर्ती सूची का विषय है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीमा है वो संघ सूची का विषय है, ये मना करेंगे, संघ सूची का विषय नहीं है भाई, है, ठीक है। चारों के चारों आपको सही पता पड़ेगा। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय, अगर कृषि आय पर कर लेना वो राज्य सूची अपने हिसाब से लेके तय करेगी। और मूल नियंत्रण समवर्ती सूची, मूल नियंत्रण भाई अपने अपने क्षेत्र में अलग अपने अपने तरीके से होगा, तो वो समवर्ती सूची में दोनों के लिए प्रवृत्त है, केंद्र और राज्य के लिए। बीमा संघ सूची का विषय है, और डी वन समवर्ती सूची का विषय है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के महिलाओं के लिए स्थान सीटों का आरक्षण उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 ग, सी, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 ण। आपको बताना किस में उपबंध दिया गया है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 243 घ में बताया गया है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो आप देखो 243 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, पंचायतों की महिलाओं के लिए। अब आपकी सीटों का आरक्षण तो देख लें, तो घर में अगर परेशान हो रहे हैं तो देख लें घ यानी घर में से घर, तो महिलाओं के लिए घर चाहिए, तो यानी कि सीटों का आवंटन आरक्षण दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लें कि एसटी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण वो आबादी के अनुपात में किया जाएगा, और एससी और एसटी के लिए आरक्षित कुल सीटों की 1/3 सीटें एससी और एसटी की महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार पर निर्भर है, और राज्य विधानमंडल कानून ओबीसी के लिए आरक्षण देता है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक। राज्यसभा के राज्यसभा, ठीक है, सीटों के आरक्षण के संबंध में, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार है वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन में सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन के हिसाब से देखें तो, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है? ए, लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। कब देगा? यदि वह हिंदी और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता या सकती है। नंबर 2, संसदीय समितियों का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में संपादित किया जाता है। नंबर 3, संसदीय समितियों के कार्यवृत्त निरपवाद रूप से हिंदी या अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। आपको बताना है कथन में एक, 2 और 3 सही है, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1 और 3। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। तीनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि वह हिंदी और अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता या सकती है। नंबर 2, संसदीय समितियों का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में संपादित किया जाता है। जो संसदीय समितियां होती हैं उनका कार्य हिंदी और अंग्रेजी में तैयार यानी कि संपादित किया जाता है। संसदीय समितियों के कार्यवृत्त निरपवाद रूप से हिंदी या अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में
समवेस्ट है, यानी कि राज्य की जो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो किस भाग में ये उपबंध दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 4 में बताया गया है कि कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। किस कार्यपालिका से? न्यायपालिका को कार्यपालिका से। निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना? तो बी एन राव, ग्रैनविल ऑस्टिन, के सी वेयर, रजनी कोठारी। तो किसने अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य रूप में माना गया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना है। संसद सदस्यों की निर्भरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है? जो संसद की निर्भरता है उसमें से कौन सी एक शर्त नहीं है? 3 है। तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना, और बी, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद धारण करना, सी, सदस्य सदन में पूर्व अनुमति के बिना मतदान की प्रवृत्त रहना, और डी और आखिरी, सदस्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष पद धारण करना। तो ये जो संसद की सदस्य है उसको निर्भरता के लिए एक शर्त नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदस्य सदन में पूर्व अनुमति के बिना मतदान के प्रवृत्त रहता है, यानी कि नहीं, वो प्रवृत्त नहीं रहता है। 3 सही है। किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद धारण करना, और डी और आखिरी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष पद धारण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश एक न्यायपीठ बेंच लखनऊ में है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक न्यायपीठ ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कोई न्यायपीठ नहीं है। तो आपको कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायपीठ नहीं है, तो उसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायपीठ है। यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो न्यायालय है वो असम की पीठ है, यानी कि कोहिमा और ईटानगर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम की पीठ है, कोहिमा और ईटानगर। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल है कि भाई मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं है। तो ये यानी कि वह पुनर्विचार के लिए पात्र हैं। ठीक है, और बी तो सही है, उनकी आयु जो है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और उनको जो निर्वाचन होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों के, राज्यों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं, किसमें? उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में। उनकी जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, आपको पता